एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेविटेशन का सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड पीवाईक्यू 2019 से लेकर 24 तक जो कुछ पूछा गया है सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का, तो मुझे मोटिवेशन आता रहे सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। ये है सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल में भी आपको इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? पार्थ मोमाया ऐप के ऊपर मिल जाएगा, जो मेरा बैच है परसिवरेंस बैच मैथ्स एंड साइंस रिकॉर्डेड लेक्चर का। उसके अंदर आपको ये पीडीएफ, ये जो पूरी सीरीज बनेगी रैपिड रिवीजन की, सारे पीडीएफ आपको इसी बैच के अंदर मिलेंगे। बैच की प्राइस मात्र 59 रुपीज रखी है आपके एग्जाम के अंत तक। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केप्लर्स लॉज, काफी बार पूछे गए हैं। केप्लर का पहला लॉ क्या बोलता है? प्लैनेट का जो ऑर्बिट है, जिस पे प्लैनेट चलता है, ये ऑर्बिट क्या होता है? एलिप्स होता है। ये जो ओवल शेप है इसको क्या बोलते हैं? एलिप्स बोलते हैं। ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स एंड इसके दो फोकल पॉइंट्स होते हैं, दो फोकस होते हैं। सन इज एट वन ऑफ द फोसाई। देखो फोकस क्या है? फोकस इज अ सिंगुलर वर्ड, तो ये फोसाई क्या है? इट इज अ प्लूरल वर्ड। ठीक है, मैं दोनों फोकस की बात करूंगा तो मैं उसको फोसाई बोलता हूं। सन कहां पे होता है? एट वन ऑफ द फोसाई, एंड सन की पोजीशन को मैं डिनोट करता हूं, इंडिकेट करता हूं बाय राइटिंग अ एस। क्या ये बात आपको समझ में आई? पहला लॉ। दूसरे लॉ पे चलते हैं, इसको हम लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। सन की पोजीशन को इंडिकेट किया विथ एस, प्लैनेट को इंडिकेट किया विथ ए। अब मुझे बताओ, सन और प्लैनेट को ज्वाइंट करूं तो एक लाइन बन जाती है एस ए। अब ये प्लैनेट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइन थी, क्या उस लाइन ने कुछ एरिया कवर किया? मान लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने को 1 मंथ लगा। कितना टाइम लगा? 1 मंथ। तो ये जो लाइन थी एस ए, सन और प्लैनेट को ज्वाइंट करने वाली लाइन, उसने कुछ एरिया कवर किया। कितना एरिया कवर किया? एरिया ए एस बी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब कंसिडर करो प्लैनेट सी पॉइंट पे है। ठीक है, अगेन सन को और प्लैनेट को ज्वाइंट करूं तो एक लाइन बनेगी सी एस या फिर एस सी, ऐसा भी बोल सकते हो। अब ये प्लैनेट पॉइंट सी से पॉइंट डी पे जा रहा है, फिर से उसको 1 महीना लग रहा है। कितना महीना? 1 महीना लग रहा है। फिर से ये जो लाइन थी, ये जो लाइन है सी एस, लाइन बना नहीं पा रहा हूं ठीक से, ये जो लाइन है सी एस, क्या उसने कुछ एरिया कवर किया? क्या उसने कुछ एरिया स्वीप किया? यस। कितना एरिया स्वीप किया? एरिया सी एस डी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एरिया ए एस बी है, ये भी 1 मंथ में कवर हुआ था। ये जो एरिया ए एस बी है वो भी 1 मंथ में कवर हुआ, एरिया सी एस डी है वो भी 1 मंथ में कवर हुआ। तो हम क्या बोलते हैं? ये दोनों एरिया इक्वल रहेंगे। इक्वल एरियाज आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मेरे साथ रिपीट करना, इक्वल एरिया इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, प्लैनेट और सन को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन है, इट स्वीप्स, स्वीप्स मतलब कवर्स, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एरिया ए एस बी 1 महीने में कवर हुआ, एरिया सी एस डी 1 महीने में कवर हुआ, दोनों एरिया इक्वल हैं। हम लिख देंगे एरिया ए एस बी इज इक्वल टू एरिया सी एस डी। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये हो गया सेकंड लॉ। तीसरे लॉ पे चलते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये जो प्लैनेट है इसको एक चक्कर लगाने के लिए, सन के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने के लिए उसको टाइम लग रहा है टी। इसको मैं बोलता हूं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सन और प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस है, क्या वो हमेशा कांस्टेंट होता है? नहीं। ये है पोजीशन 1, मान लो अब ये है पोजीशन 2, तो पोजीशन 2 में डिस्टेंस कम है। अच्छा, ये है पोजीशन 3, पोजीशन 3 में डिस्टेंस ज्यादा है। तो जो प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। तो मैं एक एवरेज डिस्टेंस निकालूंगा, एक मीन डिस्टेंस निकालूंगा सारे डिस्टेंसेस को कंसीडर करके। इसको मैं बोलूंगा स्मॉल आर। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है? कैपिटल टी। एंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन इज स्मॉल आर। तो हमारा थर्ड लॉ क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब टी स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। मतलब अल्फा, अल्फा मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं, द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन। ठीक है, अब ये कांस्टेंट, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अल्फा अगर मुझे निकालना है तो मुझे यहां पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहां पे मैं के लगा दूंगा, ये कांस्टेंट है, एंड के आर क्यूब। अब आर क्यूब को मैं नीचे ले लूंगा डिनोमिनेटर में, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। डब्बा बना देंगे। ये हो गया आपका थर्ड लॉ। आपने पूरा लिखना है, आपने ये स्टेटमेंट भी लिखनी है, आपने ये डेरिवेशन भी लिखना है। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन। ठीक है, चलिए अब ये टॉपिक के ऊपर क्या क्या पूछा गया है आप एक बार देख लो।
स्टेट केपलर्स 3 लॉज, तो आपको तीनों लॉ लिखने हैं 3 मार्क के लिए, ठीक है। स्टेट द लॉज रिलेटेड टू द गिवन डायग्राम, लॉज मतलब तीनों लॉ लिखने हैं, फिर से ये 3 मार्क के लिए पूछा गया है, तो ऑल 3 लॉज, ऑल 3 लॉ, ठीक है। तीनों लॉ आपको लर्न करने ही है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द लॉ शोन इन द गिवन डायग्राम, तो यहां पे कौन सा लॉ दिखाया जा रहा है, सिंपल आप लिखे केपलर्स लॉ, ठीक है। तीनों लॉ यहां पे बताए जा रहे हैं, तो केपलर्स लॉ, सिंपल इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर शोइंग द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन एंड राइट द 3 लॉज, तो यहां पे वापस आपको ऑल 3 लॉज लिखने हैं। तो ये सारे पीवाईक्यूज हैं, 4 बार पूछा गया है, 9 पेपर में 4 बार पूछा गया है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है ना। चलिए यहां तक बात आपको समझ में आई है, आते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। न्यूटन चाचा ने, न्यूटन जी ने हमें क्या बताया, उन्होंने बोला एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। मान लो अर्थ है, अर्थ और मून के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ मून को खींचता है, मून भी अर्थ को खींचता है। उसी तरह से अर्थ और जुपिटर के बीच में क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अर्थ जुपिटर को खींचता है, जुपिटर भी अर्थ को खींचता है। उसी प्रकार से अर्थ और एक किसी दूसरे गैलेक्सी में जो स्टार होगा, मान लो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में कोई स्टार है, अर्थ और उस स्टार के बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्टार अर्थ को खींच रहा है, अर्थ भी स्टार को खींच रहा है। एवरी ऑब्जेक्ट, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका स्टेटमेंट एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, मान लो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रहे हैं विद फोर्स F, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स F। पहले ऑब्जेक्ट का मास है m1, दूसरे का है m2, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मतलब ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 into m2, ठीक है। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स एंड इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब क्या, m1 m2 के नीचे डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये अल्फा अगर मुझे निकालना है, प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकालनी है, इक्वल टू लगाना है, तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो F इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 into m2 बटे d स्क्वायर। तो ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। The force is directly proportional to the product of the 2 masses and inversely proportional to the square of distance between them। सिंपल सा पॉइंट है। G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये वैल्यू भी बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में कहीं पे भी पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां पे क्या क्वेश्चन है, देखो, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर मैं किसी एक मास को डबल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे बताओ। F इज इक्वल टू G, अब मैं यहां पे 2m1 लिख रहा हूं, ठीक है, मास को मैंने डबल कर दिया, m2 को ऐसे ही लिख रहा हूं अपॉन d स्क्वायर। तो कैन आई से ये 2 को अगर मैं बाहर ले लूं इस प्रकार से, तो G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, सो कैन आई से दिस विल बिकम 2F। अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल होता है तो फोर्स डबल हो जाएगा, ये बात आप समझिए। किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाता है, द फोर्स विल बिकम ट्वाइस, या फिर फोर्स विल बिकम डबल, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिख दो यहां पे, द फोर्स विल बी डबल्ड, ठीक है। चलिए फिर यहां पे सेकंड केस क्या पूछा है, इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, अगर डिस्टेंस डबल हो गया, देयरफॉर F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन 2d स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, G m1 m2 अपॉन, कैन आई से 4d स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहां लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 1/4 को मैं साइड में ले लेता हूं, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, 1/4 को मैंने साइड ले लिया, देयरफॉर यहां लिख रहा हूं इट विल बिकम F/4। क्या ऐसा हो जाएगा ये F/4। तो मैं क्या लिखूंगा, क्या आपको बात समझ में आई, आपको फिर से एक और बार बना के दिखा दूंगा मैं। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे फोर्स विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। फोर्स विल डिक्रीज, फोर्स क्या हो गया, फोर्स अपॉन 4 हो गया ना, द फोर्स विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये मास अगर बढ़ता है तो फोर्स बढ़ जाता है, एंड डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम यहां पे क्वेश्चन देख लेते हैं।
ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये आपने पूरा स्टेटमेंट लिखना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज ट्रिपल्ड, अगर फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन 3d², डिस्टेंस क्या हो गया है, ट्रिपल हो गया है, तो क्या बनेगा, जी m1 m2 अपॉन 9d² इज इक्वल टू 1/9 को साइड में ले लिया, जी m1 m2 अपॉन d² इज इक्वल टू f/9, ऐसा लिख सकते हैं। देयरफॉर द फोर्स विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9, ठीक है, द फोर्स विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। इसी प्रकार से आपका कार्यक्रम चलेगा। व्हाट विल हैपन टू ग्रेविटेशनल फोर्स इफ मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल, मास अगर डबल हो गया तो फोर्स विल डबल, ये हमने ऑलरेडी करके देखा, ठीक है, मास डबल हुआ तो फोर्स विल डबल, ठीक है। चलिए, राइट द प्रॉपर आंसर इन द बॉक्स। अगर d था डिस्टेंस तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, अगर 3d हो गया तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/9 जी m1 m2 अपॉन d², ये हमने ऑलरेडी करके देखा है ना, f विल बी 1/9 जी m1 m2 अपॉन d²। चलिए आगे चलते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g की तरफ। g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर अर्थ ग्रेविटी, एंड g का फॉर्मूला क्या होता है, g इज इक्वल टू जी m अपॉन r², जहां पे कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी अर्थ पे सारी जगहों पे कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती है, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए ध्यान से सुनना, द वैल्यू ऑफ g इज नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन अर्थ, अर्थ पे सारी जगह पे ये वैल्यू सेम नहीं होती है। दिस इज बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ क्या है ना, रोटेट हो रहा है, कंटिन्यूसली घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, सो इट बल्जेस एट द इक्वेटर एंड इज फ्लैटर एट द पोल्स। मतलब क्या, अर्थ हमारा बीच से फैला हुआ है, पोल्स पे चपटा हो गया है, इक्वेटर से फैल गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन इट बल्जेस एट द इक्वेटर, फ्लैटर एट द पोल्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर अर्थ का सेंटर है तो सेंटर से जो मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो वो डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम नहीं है, बात को समझिए। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू एवरी पॉइंट इज नॉट द सेम, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू अ पॉइंट ऑन द सरफेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। सेंटर से अलग अलग लोकेशन पे अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो वो डिस्टेंस अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, द अर्थ रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल। तो मुझे एक बात बताओ, द अर्थ रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल, ठीक है। पोल कहां होता है, ये पोल है, इक्वेटर कहां होता है, ये इक्वेटर है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां रेडियस ज्यादा है, आपका स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी m अपॉन r², मतलब जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बराबर है, रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर r ज्यादा होगा तो g कम होगा, ठीक है, मतलब इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, एंड पोल पे मुझे एक बात बताओ, r कम है तो वहां पे g ज्यादा रहेगा, मतलब पोल पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। सिंपल आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, ज्यादा कुछ इसमें मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। द वैल्यू ऑफ g इज हाईएस्ट एट द पोल्स, कितनी होती है, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पोल पे g की वैल्यू कितनी है, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग लैटिट्यूड एंड इज लोएस्ट एट द इक्वेटर 9.78, इक्वेटर पे कितनी रहेगी, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको ये सिंपल बात समझ में आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पूरा आपको लर्न करना है, ये पूरा आपको लर्न करना है। फिर चेंज विथ हाइट, जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते हो तो वहां पर ग्रेविटी डिक्रीज होगी, जितना आप अर्थ से दूर जाएंगे ग्रेविटी डिक्रीज होगी, चेंज विथ हाइट। तो एज वी गो अबाउट द अर्थ सरफेस द डिस्टेंस आर इन द इक्वेशन इंक्रीजेस कॉजिंग जी टू डिक्रीज। तो यहां पे आपको इक्वेशन थोड़ी अलग दिख रही है, जी एम अपॉन स्मॉल r² लिखा है। स्मॉल r का मतलब क्या होता है आपको बताऊं, स्मॉल r, ये जो स्मॉल r है इट इज नथिंग बट रेडियस प्लस हाइट। अगर आप अर्थ से दूर जाते हो तो ये जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, ये r रहेगा और ये h रहेगा, तो स्मॉल r क्या रहेगा, r प्लस h, ठीक है। तो जैसे आप अर्थ से दूर जाते हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन स्मॉल r², एंड स्मॉल r क्या होता है, रेडियस प्लस हाइट,
ठीक है, सिंपल आपको यहां पे बता दिया मैंने। फॉर स्मॉल हाइट द डिक्रीज इन जी इज नेग्लिजिबल। फॉर एग्जाम्पल अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। आपने अगर एक एरोप्लेन की बात की, एरोप्लेन अर्थ के सरफेस से कितना दूर उड़ता है? 10 किलोमीटर दूर उड़ता है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो द टोटल डिस्टेंस यहां से लेके प्लेन तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 6410 किलोमीटर। तो ग्रेविटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये 10 किलोमीटर की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है, तो ग्रेविटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। द चेंज इन जी इज नेग्लिजिबल। लेकिन अगर मैं अर्थ से बहुत दूर चले जाऊं, फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ द हाइट इज मच लार्जर। फॉर एग्जाम्पल एक सैटेलाइट की बात करूं, तो वो अर्थ से कितना दूर रहेगा? तो वो अर्थ के सरफेस से कितना दूर है? 35,700 किलोमीटर, बहुत दूर है। तो फिर कुल मिला के ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है? ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है 0.225। तो अगर अर्थ से आप बहुत दूर चले जाते हो तो ग्रेविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। द सिग्निफिकेंट चेंज इन डिस्टेंस मस्ट बी अकाउंटेड फॉर एज इट नोटिसेबली अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, जितना आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ जी काफी कम हो जाती है। ठीक, एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पे वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा एट इनफाइनाइट डिस्टेंस जहां पे वैल्यू ऑफ जी विल बिकम ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, ये भी आपको पूरा लर्न करना है। चलिए फिर लास्ट में बात करेंगे चेंज विथ डेप्थ। अगर आप अर्थ के अंदर जाते हो खड्डा करके तो क्या होगा? यहां पे ना काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एक टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ जी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका बहुत ही खतरनाक सा आंसर दिया हुआ है, काफी कुछ गाइड वगैरह है, नवनीत वगैरह है, उसमें ना पूरा वॉल्यूम वगैरह फॉर्मूला यूज करके वो लोग ने पूरा डेरिवेशन करके दिया हुआ है, उतना आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा, इसका आंसर सिंपल टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही आपको लिखना है। ठीक है, मुझे बताइए ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो ग्रेविटी और रेडियस इसका इनवर्स प्रोपोर्शन है, अगर रेडियस बढ़ता है तो ग्रेविटी कम होती है, एंड अगर रेडियस कम होता है तो ग्रेविटी बढ़ती है। क्या ये बात आप समझते हो? इनवर्स प्रोपोर्शन आप समझते हो? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये पैराग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, यही हमें लिखना भी है, लेकिन इसमें से क्या लिखना है, कैसे लिखना है आपको बताता हूं। मुझे बताओ, द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। The value of r decreases and one would think that the value of g should also increase as per the formula gm upon r square। तो मुझे एक बात बताओ, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर अगर आप चले जाते हो, एक छोटा बच्चा है जो अर्थ के अंदर चला गया, ठीक है, ये उसका डिस्टेंस है, तो ये r यहां पे कम हुआ है ना, रेडियस कम हो गया, तो कैन वी से g बढ़ना चाहिए? हमें लगता है g बढ़ना चाहिए, इनवर्स प्रोपोर्शन ना, g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर, इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर रेडियस कम हो रहा है, बच्चा पहले सरफेस पे था, अब वो अंदर आ गया है ना, ये बच्चा आपका यहां पे, रेडियस कम हुआ तो जी बढ़ना चाहिए, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है। वन वुड थिंक, हमें लगेगा दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला जीएम अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस अगर कम हो रहा है तो ग्रेविटी बढ़नी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। हाउएवर द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस। इसका क्या मतलब है? यही जो सेंटेंस है ना, यहां से लेके यहां तक का जो सेंटेंस है, इसी में दिक्कत आती है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। ये आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के अंदर चला गया, तो मैं अर्थ का बाहर का पार्ट है, इतना पार्ट ये मैं कंसिडर करूंगा। अब ध्यान से सुनना क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर है, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अर्थ है, जहां मास होता है वहां से अट्रैक्शन होता है। मुझे आपको पता है ग्रेविटी कहां से आती है? मास से आती है। ऑब्जेक्ट के ऊपर भी मास है तो ऊपर से भी उसको खिंचाव आएगा, पुल आएगा, एंड ऑब्जेक्ट के नीचे भी मास है तो वहां से भी उसको पुल आएगा। सारे कैलकुलेशंस अगर किए जाएं तो हमें यह पता चलता है कि ऊपर का जो खिंचाव है और नीचे का जो खिंचाव है वो इक्वल है आफ्टर कैलकुलेटिंग। ठीक है, ऊपर का जो फोर्स है, पुल है, एंड नीचे का जो पुल है वो इक्वल है। तो ये जो ऑपोजिट फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो अपोजिंग फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो होता क्या है, ये जो बाहर का इतना अर्थ है, ये वाला, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो हट जाएगा, है ना, ऑपोजिंग फोर्सेस हैं एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये वाला पूरा पार्ट हम कंसिडर नहीं करते, तो बेसिकली अर्थ ही छोटा हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कैन वी से मास कम होगा, ये जो फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मुझे बताओ आर कम हो रहा है लेकिन एम भी कम हो रहा है,
एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे m की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस कंबाइंड इफेक्ट, ध्यान से सुनना, r भी कम हो रहा है लेकिन m भी कम हो रहा है, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से क्या होता है कि g की वैल्यू कम होती है, बढ़ती नहीं है, कम होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग रेडियस एंड डिक्रीजिंग मास, द वैल्यू ऑफ g विल डिक्रीज, ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का जो पार्ट था वही हमने कम कर दिया, m की वैल्यू कम हो गई, है ना, द वैल्यू ऑफ m विल डिक्रीज इन दिस इक्वेशन एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ g विल डिक्रीज, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के एकदम सेंटर में चला जाए, वैसे तो जा नहीं सकता, लेकिन अगर चला जाए तो उसको ऊपर से खिंचा आ रहा है, नीचे से खिंचा आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, हर तरफ से, चारों तरफ से उसको पुल आ रहा है, ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड बेसिकली यहां पे m की वैल्यू 0 हो जाएगी। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच प्रोवाइड्स ग्रेविटेशनल फोर्स, वो पूरा अर्थ ही खत्म हो गया ना, उसके लिए चारों तरफ से खिंचाव आ रहा है, सारे ऑपोजिंग फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, m 0 हो जाएगा, ऑल द ऑपोजिंग फोर्सेस विल कैंसिल ईच अदर, m 0 हो जाएगा तो g 0 हो जाएगा। तो हमें एग्जाम में क्या लिखना है, आपको बताता हूं एग्जाम में क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ g बिकम 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, थियरी बता दी, लेकिन एग्जाम में आप पेपर में क्या लिखोगे वो आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये PYQ है ना, 3 मार्क के लिए, एक्सप्लेन ऑन विच फैक्टर्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डिपेंड्स, तो ये तीनों फैक्टर आपको लिखने हैं, शेप ऑफ द अर्थ, चेंज विथ हाइट, चेंज विथ डेप्थ, ये तीनों आंसर मैंने एज इट इज दिए हैं, आपको ये लर्न करने हैं। अच्छा अब ध्यान से सुनना, एज द वैल्यू ऑफ g, विल द वैल्यू ऑफ g सेम एवरीवेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, नहीं, इसके लिए आप क्या लिखोगे, अरे यार क्या हो रहा है, इसके लिए आप क्या लिखोगे, चेंज विथ शेप, चेंज विथ शेप का जो पूरा आंसर है वो आप लिखोगे, ठीक है। विल द वैल्यू ऑफ g बी द सेम एवरीवेयर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, नो, ठीक है। एज वी राइज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ g विल डिक्रीज, आप अर्थ से दूर जाओगे, अर्थ से आप जितना दूर जाते हो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो g क्या होगा, कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई वैल्यू ऑफ g चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ, ये अगर पूछा जाता है तो चेंज विथ डेप्थ, ध्यान से सुनना, चेंज विथ डेप्थ, उसका पूरा आंसर आप लिखोगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा वो पूरा आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। एंड लास्टली द वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ द अर्थ 0 हो जाता है, इसमें भी आप वही आंसर लिखोगे, सिर्फ आप एक स्टेटमेंट चेंज करोगे, ध्यान से सुना, स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है, वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बिकम 0, इसमें आप एक सिर्फ स्टेटमेंट चेंज करोगे, कौन सी, देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली, ड्यू टू द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ चेंज इन r एंड m द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस एज वी गो इनसाइड द अर्थ, यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी है, ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन r एंड m द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस, यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी है, इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, ड्यू टू द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ चेंज इन r एंड m द वैल्यू ऑफ g बिकम 0, उतना ही लिखना है। वहां लिखा है वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस एज वी गो इनसाइड द अर्थ, यहां लिखा है द वैल्यू ऑफ g बिकम 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ये आपको अलग लिखना है, बस बाकी कोई डेरिवेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है, जैसा आपको टेक्स्ट बुक में दिया है वही है, सिर्फ इतना आप चेंज करोगे, द वैल्यू ऑफ g बिकम 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। क्या आपको बात समझ में आई? चलिए फटाफट आते हैं मास और वेट पे, तुरंत इसको खत्म करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। न्यूमेरिकल्स अगर आपको देखने तो अलग से वीडियो मैंने बनाया है सारे PYQ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। चलिए मास क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, हमारे अंदर जो भी माल मसाला है, बाय द वे एटम से बने हैं हम, है ना, लाखों करोड़ों एटम से हम बने हैं, एटम का भी मास कहां होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है, जहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, वहीं से एटम का मास आता है, एंड हमारा मास भी वहीं से आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज मास, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, हमारे अंदर जो माल मसाला है उसी को हम मैटर बोलते हैं, ठीक है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। SI यूनिट क्या है इसका, किलोग्राम, kg, ठीक है। SI क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, वैल्यू, मैंने बोल दिया इसका मास 100 ग्राम्स है, ठीक है, तो 100 ग्राम्स क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, इसका 100 ग्राम्स, मैंने आपको मास बताया, अर्थ पे 100 ग्राम्स है, सैटर्न पे, जुपिटर पे, यूरेनस पे, सन पे, मून पे, कहीं पे भी इसको लेके जाओ, मास चेंज होएगा नहीं होएगा, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, द वैल्यू ऑफ मास विल नॉट चेंज इवन इफ वी गो टू अनदर प्लैनेट, आप कहीं पे भी चले जाओ मास की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वैल्यू, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम्स।
व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, हमारे अंदर जो माल मसाला है वही हमारा मास है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, मान लो मेरे पास दो बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा थोड़ा, बच्चा नंबर 1 थोड़ा थोड़ा पतला है, बच्चा नंबर 2 हेल्दी है, थोड़ा थोड़ा मोटा है, तो किसको धक्का मारने में ज्यादा फोर्स लगेगा? पतला वाला बच्चा है उसको मैं इजीली मूव कर सकता हूं धक्का मार के, लेकिन जो मोटा बच्चा है उसको मुझे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो हिलेगा। इसका मतलब क्या, जो पतला पतला बच्चा है उसमें इनर्शिया कम है। इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी टू डू नथिंग। जो पतला बच्चा है उसको मैं इजीली मूव कर सकता हूं, एंड जो मोटा बच्चा है उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब इसका मोटे बच्चे का इनर्शिया इनर्शिया ज्यादा है एंड पतले बच्चे का इनर्शिया कम है, ठीक है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। अगर मास कम है तो इनर्शिया कम है, मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है। हायर द मास हायर इज द इनर्शिया। सिंपल आपको बात यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। चलिए वैसे ही वेट की बात करेंगे। वेट क्या होता है? इट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। अर्थ मुझे नीचे खींच रहा है, जिस फोर्स से खींच रहा है वही मेरा वेट है, ठीक है। अर्थ बच्चे को अंदर की तरफ खींच रहा है, बच्चे का मास क्या है? m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, ठीक है। इतना बात हम समझ लेते हैं। तो फोर्स क्या होएगा? वेट क्या होगा? फोर्स विच इज नथिंग बट mg। मुझे एक बात बताओ, F इज इक्वल टू mg बोला मैंने, तो यही फॉर्मूला को अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला के साथ कंपेयर करूं तो g क्या हो जाता है? g m अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो फोर्स का बेसिकली फॉर्मूला वही है ना, कैपिटल G कैपिटल M इंटू बच्चे का स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। ग्रेविटेशनल फोर्स का ही फॉर्मूला है। जीएम अपॉन आर स्क्वायर के जगह पे हमने क्या लिखा है? एम जी लिख दिया है, मतलब बेसिकली जीएम अपॉन आर स्क्वायर के जगह पे स्मॉल जी हमने लगाया हुआ है, ठीक है। तो वेट क्या है? नथिंग बट द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एंड इट इज m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। इट इज अ फोर्स, तो उसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा, ठीक है। एंड फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारा जो वेट है, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ हमें नीचे की तरफ खींच रहा है तो डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। लास्टली क्या बताएंगे? एज द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर। अर्थ के ऊपर भी जी की वैल्यू चेंज होती है विथ लैटिट्यूड। इक्वेटर पे कम रहेगी, पोल पे ज्यादा रहेगी। वैसे ही आप मून पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, सब जगह पे स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है। The weight of an object changes when from place to place, though its mass is constant everywhere. मास कांस्टेंट है लेकिन वेट चेंज होता है। क्या ये बात सिंपल है? क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है, ये पूरा आपको लर्न करना है। डिस्टिंग्विश पूछा है मास एंड वेट का, आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 4 पॉइंट्स ईच साइड, ठीक है। तो हमने जो जो पॉइंट्स पढ़े वो आपको याद रखने हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो इट्स मास इज कांस्टेंट, इसका पूरा आंसर आपको गिव रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? लास्टली फ्री फॉल क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी। सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अर्थ पे गिर रहे हो तो आपको एयर का रेजिस्टेंस आएगा। क्या आएगा? एयर का रेजिस्टेंस, है ना। ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है लेकिन हवा आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाएगी, नीचे से आपको रेजिस्ट करेगी। तो ये ट्रू फ्री फॉल नहीं है। अर्थ पे अगर हम गिर रहे हैं तो ये ट्रू फ्री फॉल नहीं है, बिकॉज यहां पे क्या है? एयर रेजिस्टेंस है, एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस है। तो ट्रू फ्री फॉल कहां पॉसिबल है? स्पेस में पॉसिबल है, ठीक है। व्हाट इज फ्री फॉल? व्हेन इज इट पॉसिबल? व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। सिर्फ ग्रेविटी अगर एक्ट कर रही है तो उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकोगे तो शुरू में उसकी वेलोसिटी जीरो है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी, ठीक है। During free fall, the frictional force due to air opposes the motion of the object and a buoyant force also acts on the object. ठीक है, अर्थ रेजिस्ट, एयर जो है वो रेजिस्ट करेगी तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाएगी, ठीक है। तो ये ट्रू फ्री फॉल नहीं है। ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम और इन स्पेस, जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर आपको याद करना है। ये दोनों डेफिनेशन भी पूछी गई थी, ये भी पीवाईक्यू है और ये भी पीवाईक्यू है। व्हेन इज इट पॉसिबल, ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था, ठीक है। लास्टली एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एक बॉल है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। आप बॉल को ऊपर फेंकोगे, द वेलोसिटी विल बिकम जीरो आफ्टर रीचिंग अ सर्टन हाइट एंड आफ्टर दैट द बॉल विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। आपने किसी चीज को ऊपर फेंका तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एक पॉइंट पे आपने बॉल को ऊपर फेंका, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई एंड बाद में वो फिर से नीचे आएगा। सिंपल है। अच्छा, आपने अगर उसको थोड़े ज्यादा वेलोसिटी से फेंका तो वो और ज्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर वापस नीचे गिरेगा। और ज्यादा वेलोसिटी दे दी
तो वो और ऊपर जाएगा लेकिन रुक के फिर वापस नीचे आएगा। तो हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के बाहर ही फेंकना है, सीधा अर्थ के ग्रेविटी के बाहर फेंकना है, तो उसको मुझे बहुत सारी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी नीडेड बाय एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ एंड एस्केप द अर्थ फॉरएवर एंड नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आप इतनी वेलोसिटी से फेंको कि वो अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप कर जाए हमेशा के लिए, एंड इट विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप इस पेन को, फॉर एग्जाम्पल इस पेन को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंकते हो तो ये अर्थ के ग्रेविटी को पार कर जाएगा एंड वापस अर्थ पे नहीं गिरेगा, चला जाएगा, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा जहां पे ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, वापस नीचे गिरेगा नहीं। लेकिन इस फॉर्मूला में हम एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं करते। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है बहुत ही बेसिक फॉर्मूला बनाया गया है जहां पे एयर का रेजिस्टेंस काउंट नहीं कर रहा है। तो ये वेलोसिटी कब एप्लीकेबल है, एक ऐसे सिचुएशन पे जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जहां पे सिर्फ ग्रेविटी है लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं है, तो यहां पे वो फॉर्मूला काम करेगा, ये वैल्यू काम करेगी। लेकिन जो रॉकेट लॉन्चेस होते हैं तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस एंड बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन मुद्दा आपको समझ में आया। द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, ऐसी इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, फेंका, to overcome the downward pull by the earth and it will escape the earth forever and not fall back, चला जाएगा वापस नहीं आएगा, इट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पूछी गई है। तो यहां पे बेसिकली होता है हमारा ऑल कंसेप्ट्स एंड पीवाईक्यू समाप्त। आई होप वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा नहीं हुआ है एंड सारी बातें आपको क्लियर हुई हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो वन शॉट तो मैंने दिया है, इस पूरे चीज का पीडीएफ का मिल जाएगा। परसिवरेंस बैच में न्यूमेरिकल्स देखना है तो उसका अलग वीडियो मैंने बनाया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।